सब विधि मंगल होते उदंगल दूरी सब तम जो भानुद्यो। गुणस्थान विवेचन में प्रश्नोत्तर अपने चल रहे हैं। जिसमें से अपने 30 प्रश्न हो चुके हैं और अरिहंत बताएंगे चौथा प्रश्न क्या है और उसका उत्तर बताएं। हाँ बताइए उत्तर। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने की, याद है किसी को? उत्तर 2 3 6 7। और कोई? उत्सव, अब तो नाम याद हो गया। हाँ हाँ, ममत्व तो एक ही चीज हुई ना, अभी 2 अपन ने बोला ना। हाँ हाँ ऐसा। और बोलते जाओ आगे पॉइंट। मैंने परिभाषा नहीं, मैंने उत्तर पूछा है। आपके पीछे मुक्तेश, मुक्तेश ना, बैठो बैठो। इतने में तो कोई भी देख लेता। द्रव्य तो ये सारे मोह हैं, मोह के कारण हैं। मोह देव गुरु धर्म मोह है। हाँ तो पूरा बोलना ना, इनके प्रति विपरीत श्रद्धा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। 16 रोल नंबर किसका है? हर्षित का है क्या? बोलो उदीर्णा किसे कहते हैं? जैसे कोई कर्म है और वो मतलब पहले उदय में आ जाए, जल्दी आगे उदय पहले जल्दी आए, मतलब समय के पहले। चलो इतना तो सही है, पर इसमें 2-3 चीजें जो मेन है वो छूट रही हैं अभी। जल्दी आएगा तो कहाँ पर जल्दी आएगा? हाँ उस लाइन को क्या कहेंगे अपन? हाँ ये शब्द आना चाहिए, है ना? तो बोलो पूरा दोबारा से। कर्म उदयावली में पहले, उदीर्णा मतलब जो कर्म उदयावली में आकर पहले उदय में आ जाए। चलो हाँ ये सही है, मतलब जो उनकी स्थिति थी उस स्थिति को पूरे किए बिना ही जो उदयावली में आकर उदय दे जाए उन्हें उदीर्णा कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे भले अपन ने समझ लिया है वो बहुत अच्छा है, पर उसको भाषा देना भी थोड़ा सीख लें, क्योंकि अपन रट तो रही नहीं है। फिर वहाँ पे ऐसा होगा आधा आधा शब्द लिखेंगे, अब वो शब्द तो आ गया, अपन को लगा अपन ने पूरा आंसर लिखा है, पर वो कंटिन्यू नहीं हुआ तो फिर उसमें मार्क्स कट सकते हैं ना। चलो आगे देखो। अपनी बात चल रही थी श्रेणियों पर, इसकी अपनी इतनी चर्चा हो गई थी। ऐसी आवाज नहीं आएगी क्या? चलो क्या तो ऐसी आवाज नहीं जाएगी कि इतने से जाएगी ना? देखो श्रेणी अपन देख रहे थे, श्रेणी सामान्य अपन ने देखा था, श्रेणी कहेंगे किसे की जो अपन सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना उसको अपन श्रेणी कहेंगे। देखो सबसे पहले अपन ने देखा था कि अपन यहाँ पे 7वें गुणस्थान पे खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से अपन ये ऐसे चढ़ेंगे, तो ये अपना हो गया 8वां, ये अपना हो गया 9वां, ये अपना हो गया 10वां, फिर इसके बाद 11वां या तो 12वां, ये श्रेणी होगी। अब यहाँ पर हमने इन्हीं को श्रेणी क्यों कहा, बात आई समझ में? मतलब 7वें के बाद 8वें 9वें 10वें और 11 या 12 इनको ही श्रेणी क्यों कहा? इसके पहले भी तो गुणस्थान है, इसके पहले भी 1 2 3 4 5 6 गुणस्थान है, और उसके बाद भी तेरा ये 12 13 14 ये गुणस्थान है, तो हमने इन्हीं को श्रेणी क्यों कहा? बात आई समझ में? ये प्रश्न उसमें नहीं है, पर फिर भी देखिए
कि यहाँ पर श्रेणी कहने का तात्पर्य मतलब जिसमें हम एक बार चढ़ना शुरू हो गए ना तो सीढ़ी को पूरा करेंगे ही करेंगे। जैसे हम हमें ऊपर जाना है तो एक बार हमने पैर रख दिया, वो कौन सी कहलाती है, एस्केलेटर, जो भी हो, है ना। तो उस पर अपन जब चढ़ते एक बार चढ़ना शुरू कर रहा तो वो अपन ऊपर तक जाके छोड़ेंगे। पर जैसे हमने पहले गुण स्थान में है तो जरूरी नहीं हम दूसरे में जाएं, है ना। दूसरे में है तो जरूरी नहीं हम तीसरे में जाएं, तीसरे में तो जरूरी नहीं चौथे में जाएं। ऐसे ही चौथे में आ गए तो जरूरी नहीं हम पांचवें में जाएंगे ही जाएंगे, या हम चौथे में कितने काल रुकने वाले हैं। पांचवें में आ गए तो जरूरी है छठवें में जाए, नहीं है ना, ज्यादा जरूरी नहीं है। पर छठवें में आ गए तो जरूरी है सातवें में जाए, जरूरी नहीं है। बात आ रही है आपको समझ में? मतलब वहां पर वो सीढ़ी चढ़ना कंपलसरी नहीं है। पर जब हम सातवें में आए तो सातवें में भी दो भाग होते हैं इस सातवें के, ठीक है। एक तो जो भाई साहब क्या करते हैं, चलो 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 बस देखो, ये अपना सातवां गुण स्थान है, इसके भी दो भाग हैं, ठीक है। पहले को तो अपन कहेंगे स्वस्थान, ठीक है। स्वस्थान मतलब स्वस्थान, स्व मतलब अपना और स्थान मतलब वो जगह है। मतलब ऐसा सातवें का वो भाग है जहां पे वो उसी स्थान पर रहेगा, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या है कि सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां, ये दो गुण स्थान ही इसके चलते रहेंगे, ठीक है। जो स्व स्थान गुण स्थान सातवें का एक भाग है, ठीक है। छठवां सातवां मतलब इक्वल हो गए, नहीं इक्वल नहीं हुए, मतलब स्थान तो एक ही है ना, मतलब छठवां सातवां छठवां सातवां चढ़ना गिरना हाँ मतलब वही होगी ना, हाँ यही चल रहा है। तो स्थान तो इन दोनों को अपन ने एक कह दिया ना, छठवां सातवां मतलब एक ही स्थान पे वो बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसलिए हमने कहा इसको स्व स्थान। हाँ तो दोनों को कहते हैं, नहीं नहीं ये है सातवें का आना, सातवें का नाम है स्व स्थान। क्यों? क्योंकि वो अभी बार बार इसी स्थान पे आ रहा है, अपने स्थान पे ही आ रहा है। भले यहाँ से थोड़ा सा गिर रहा है तो फिर दोबारा से उसी स्थान पे आ रहा है, फिर गिर रहा है फिर दोबारा से उसी स्थान पे आ रहा है। तो इसलिए हमने सातवें के ये वाला जो भाग है सातवें का, इस भाग को अपन ने कहा स्व स्थान। बात आई समझ में? आपने बोला था कि 5 में से 7 में जा सकते हैं, तो 7 में से 5 में नहीं आ सकते क्या, मतलब छठे में भी? हाँ बहुत अच्छा कि जाने में, वैसे मैंने ऐसा बोला तो नहीं था 5वें से 7वें में जाएंगे, पर फिर भी 5वें से अपन 7वें में जा सकते हैं, पर 7वें से 6वें में आके ही नीचे आना पड़ेगा अपन को, है ना। हाँ। चलो इतना आई बात समझ में। स्व स्थान किसे कहेंगे? इसका दूसरा भेद है, ये जो अपन को दिख रहा है, इस दूसरे भेद का नाम है सातिशय। अब इसको अपन ने सातिशय क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कुछ अतिशय हुआ है। क्या अतिशय हुआ है? यहाँ पे तो अभी इतना था कि बार बार आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, मतलब अभी अपने स्थान पे बना हुआ था। पर अब ये जो सातिशय आया, यहाँ पे कोई अतिशय हुआ है। क्या अतिशय हुआ है? जब इसने यहाँ पर कदम रखा तो अब ये सीधा ऊपर बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो इसलिए हमने इस भाग को सातिशय कहा, मतलब इस पे पैर रखने से वो नियम से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इतनी बात आई समझ में? अब देखो कि अब हमने इन्हीं को श्रेणी क्यों कहा, क्योंकि ये एक बन गई सीढ़ी, हम इस पर जाएंगे नियम से। अगर हमने इस पे पैर रखा तो इससे इस पे आना पड़ेगा, इससे इस पे आना ही पड़ेगा, भले कोई सी भी श्रेणी हो, चाहे हम दबा के आगे बढ़ रहे हो चाहे हटा के आगे बढ़ रहे है ना। तो इससे इस पे आना ही पड़ेगा और इससे इस पे आना ही पड़ेगा, मतलब एक श्रेणी बन गई है, एक सीढ़ी बन गई है। अगर आपको ऊपर तक जाना है तो इनको कंपलसरी पार करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ तक की एक श्रेणी बोध बता दी है कि ये हम अपनी श्रेणी होगी। हाँ बोलिए। जैसे वाले स्थान में पहुंच गया, तो फिर उसकी आयु पूर्ण हो गई तो क्या अगले भाव में फिर से वही? अच्छा प्रश्न है आपका। आपका प्रश्न है कि जैसे मान लो कि कोई सातिशय पे आ गया और उसकी आयु पूर्ण हो गई तो बात आई समझ। तो इसमें एकदम सा भी मैं ख्याल में नहीं आ रहा है वो जो प्रकरण है, पर मैं एक बार कल देख के बताऊंगा, है ना। आधा अधूरा नहीं बता रहा हूँ, फिर आपको भी अनक्लियर रहेगा। ठीक है, प्रश्न लिख लेना, कल पूछना दोबारा से, कल बताऊंगा मैं। हाँ चलो आगे देखिए। इतनी बात आई समझ में आपको? मेरे जहाँ तक ख्याल, चलो मैं अपना ख्याल नहीं बता रहा हूँ, कल ही देख के बताऊंगा। तो ये सातिशय ख्याल में आ गया आप सभी को। अब ये अपनी श्रेणी हो गई है। हाँ दोबारा से देखिए, एक है स्वस्थान, एक है सातिशय। सातवें गुण स्थान का पहला भेद है स्वस्थान, दूसरा भेद है सातिशय।
स्व स्थान का मतलब है कि वो जो सातवें का ये वाला स्थान है ना, इस अपने स्थान पे बार बार आता है, मतलब छठवें में गिरता है फिर दोबारा से आ जाता है, फिर गिरता है फिर दोबारा से उस स्थान पर आ जाता है, तो ये है स्व स्थान। और सातिशय मतलब जहां पे पैर रखा तो नियम से वो आगे की ओर बढ़ेगा, ये हो गया अपना सातिशय। दोनों समझ में आ गए। अब वहां पे एक प्रश्न पूछ रखा है कि भैया श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन है, तो सामान्य शब्दों में कहूं तो श्रेणी चढ़ने के पात्र है मुनिराज। कौन है? मुनिराज। पर कौन से मुनिराज भैया? ये स्व स्थान वाले, सातिशय वाले। तो अब आपको क्लियर हो रहा है ना, अपन को रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो स्व स्थान वाले तो यहीं पे रहेंगे, गिरेंगे चढ़ेंगे गिरेंगे चढ़ेंगे, ऊपर नहीं बढ़ेंगे, पर सातिशय वाले ऊपर बढ़ेंगे। तो श्रेणी चढ़ने के पात्र कौन है? सातिशय वाले मुनिराज। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सातिशय अप्रमत्त। हाँ, सातवें की भाग है। हाँ देखिए, जो भी अपन बोलते हैं ना छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, वो होंगे स्व स्थान, क्योंकि हमने छठवें सातवें बोला, तो वो छठवें सातवें में आ रहे हैं जा रहे हैं, और वो ही मुनिराज अगर ज्यादा पुरुषार्थ कर लें तो वो सातिशय में आ जाएंगे। मतलब ऐसा मान के चलो कि छठवा आया गुण स्थान, छठवें के बाद उन्होंने सातवां प्रकट किया, ठीक है। अब सातवें के बाद वो वापिस छठवें में नहीं आए, अभी तो सातवें के बाद सीधे आठवें में आ गए हैं, तो इसी सातवें को अपन कहेंगे सातिशय। बात आई समझ में? मतलब ऐसा अलग से नहीं है कि भैया ये सातवें का पहला स्थान है, ये सातवें का दूसरा स्थान है, ऐसा सातवां कोई अलग अलग बटा हुआ नहीं है एक ही सातवां। पर जब वो ऊपर नीचे होगा तो उसी सातवें को अपन कहेंगे स्व स्थान, और जब उस सातवें में आकर वो सीधा ऊपर बढ़ जाएगा तो उसी सातवें को अपन कहेंगे नहीं। ऐसा जरूरी है कि यदि कोई सातवें में आया है तो सबसे पहले स्व स्थान हो गए, और स्व स्थान भी असंख्यात बार होता है। बात आ रही समझ में? मतलब ऐसा नहीं कि सातवें में आया फिर सातिशय किया, आठवें नौवें में बढ़ गया, ऐसे नहीं। छठवा सातवां छठवा सातवां छठवा सातवां ऐसे असंख्यात बार होता है। हाँ वही है। ठीक है, बात आ गई समझ में? इतना अपन प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। इसी बात देखिए, प्रश्न नंबर है 29। श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन होता है? सातिशय अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, छायिक सम्यक दृष्टि। अब ये मैं पहले बता देता हूँ, इतना सबको समझ में आ गया? हाँ पूछिए, द्रव्य क्या पूछ रहे थे? ये पूछा था कि जो मुनिराज होते हैं भावलिंगी, उनको ये कैसे पता चलती कि वो किस श्रेणी में कब चढ़ रहे हैं? क्योंकि वो स्थान में तो रहती है, वो सब सहज होता है। क्या हो गया? नहीं, वो सब सहज होता है, मुनिराज को ख्याल में नहीं आता कि कब चढ़ रहे हैं वो। जैसे कोई मुनिराज 11वें 12वें गुण स्थान में पहुंच गए और किसी कारण जैसे हमें ग्रंथ लिखने का राग आया, नहीं आएगा ही नहीं, 11वें 12वें में ऐसा राग आएगा ही नहीं। सातवें छठवें तक ही ये राग आएगा, सातवें में भी ये राग नहीं आएगा। हाँ पूर्ण वितराग। हाँ राहुल, दोबारा से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना कि सातवें में भी जो ऊपर नीचे होते रहेंगे वो सीढ़ी कहाँ चढ़ेंगे? बात आ रही समझ में? जब सातवें के शुरुआत के भाग वाले ही नहीं चढ़ सकते तो उसके नीचे वाले कहाँ से चढ़ेंगे सीढ़ी? जरूरी नहीं है ना, पहले से सीधा सातवां भी हो सकता है। वो अभी अपन गुणस्थान पढ़ेंगे, उसका गमनागमन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना? जरूरी नहीं। हाँ फिर सातवें से छठवा, सातवां छठवा सातवां, वो ऐसा सीधा मोक्ष नहीं होता, ये तो होते ही होते हैं, ये श्रेणी होगी ही होगी। तो जो जाते हैं तो छठवें को भी तो प्रकट करते हैं। नहीं देखिए, अपन गुणस्थान जो बढ़ेंगे ना वो शुद्धोपयोग से बढ़ेंगे, और शुद्धोपयोग अपन को 5वें से सीधा 7वें में ले जाएगा, तो छठवें में शुद्धोपयोग हो ही नहीं, तो छठवा तो गिरने वाला गुणस्थान है। हाँ तब छठवें में गिर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि छठवें को प्रकट करें, मतलब नहीं
मैं ये बोल रहा हूँ 5वें 7वें में आए, फिर नियम से 6वें में आएंगे, फिर 7वें में, फिर 6वें में, फिर 7वें में, फिर 6वें में, ऐसे असंख्यात बार होगा। और ऐसा किसी और भी नहीं इसमें कंपलसरी है। कोई 6वें में आना जरूरी है। हाँ 7 से फिर 8 हाँ ऐसे ही। कैसा क्यों होता है, तो इसका उत्तर वही दूंगा जब केवल ज्ञानी हो जाऊंगा, तब बता पाऊंगा, है ना। ये तो फैक्ट है, तथ्य है ना। इसमें तर्क युक्ति संभव नहीं है, मतलब परिणामों की ऐसी ही अवस्था बनती है कि कम ज्यादा उसमें होता ही होता है, स्वाभाविक कह सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ वही करते हैं अपन, देखिए चलिए अब बस। हाँ भाई अध्यापक बाद में बनना, यहाँ पे पहले शिष्य बन जाओ। चलो अब अपने जो मुनिराज हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा समय दर्शन को और बता देता हूँ, वो आगे भी आएगा तो वो भी थोड़ा प्रकरण आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम समय दर्शन प्रकट करते हैं। ये कौन सा समय दर्शन प्रकट करेंगे, या सबसे पहले हमें मिथ्यात्व, है ना, मिथ्यात्व अभी मान लीजिए। फिर उसके बाद हम करेंगे औपशमिक समय दर्शन प्रकट करेंगे। फिर औपशमिक के बाद नियम से अपन छायोपशमिक समय दर्शन प्रकट करेंगे। ठीक है, फिर छायोपशमिक के बाद अब यहाँ पे रास्ते खुलते हैं, बताइए आपको समझ। अब इसके बाद यहाँ पे रास्ता खुलेगा, क्या खुलेगा कि यहाँ से और ये ऐसा दो रास्ते खुलेंगे। एक होगा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, ठीक है, और एक होगा छाय। अब वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे द्वितीय उपशम आया ना, तो इसको मैं कह देता हूँ प्रथम, ठीक है, प्रथम ऑप्शन, प्रथम ऑप्शन हो जाएगा। अरे इतना समझ में आया, दोबारा से बता देता हूँ। पहले अकेला क्रम देखिए, अकेला क्रम देखिए, जितना लिखा उतना। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जितना लिखा है ना उतना क्रम देखिए, वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के बाद नियम से औपशमिक होगा, ठीक है। अभी औपशमिक मिथ्यात्व के बाद पहली बार हुआ है, तो इसको हम कहेंगे प्रथमो औपशम, प्रथमोपशम। अब औपशमिक के बाद नियम से छायोपशमिक होगा, बात आई समझ में। अब छायोपशमिक के बाद दो सम्यक हो सकते हैं, या तो द्वितीयोपशम हो सकता है या तो छायोपशमिक हो सकता है। क्रम ख्याल में आ गया। अब इसको अपन गुणस्थान के अनुसार देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है। हाँ, ये अपना जो मिथ्यात्व गुणस्थान है ये पहले में होगा, नीचे से लाओ यार, दूसरा उनके पास होगा। अभी तक राहुल नीचे से जाके कोई भी जाओ, फटाफट जाओ। हाँ देखो, ये जो मिथ्यात्व है पहले गुणस्थान में होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर औपशमिक सम्यक, मतलब सम्यक तो है ना, तो पहले में कोई सा भी सम्यक तो सीधा चौथे में जाएगा। मतलब औपशमिक सम्यक तो कहाँ हुआ, चौथे में हुआ। अब छाय मतलब मान लीजिएगा चौथे में, पांचवें में, छठवें में, कहीं पे भी हो सकता है, पर मैं सबसे नीचे की लेवल बता रहा हूँ। अगर होगा तो कम से कम यहाँ पे तो जाएगा ही जाएगा। अब मान लीजिए चौथे में जाके तो औपशमिक सम्यक हुआ। अब ये औपशमिक सम्यक रुकने वाला है अंतर्मुहूर्त तक, मुहूर्त, ठीक है, अंतर मुहूर्त तक रुकने वाला है। अब अंतर मुहूर्त के बाद या तो वो मिथ्यात्व में जाएगा या तो आगे बढ़ेगा, दो स्थिति हो सकती है, ठीक है। अगर वो मिथ्यात्व में नहीं जाता है तो वो नियम से आगे सम्यक को कंटिन्यू रखेगा, तो उसी सम्यक को अपन कह देंगे छायोपशमिक सम्यक, है ना। अब ये जो छायोपशमिक सम्यक है ना, ये औपशमिक सम्यक ही आगे बढ़कर छायोपशमिक हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसमें अंतर क्या है ये और देख लीजिए। ये जो औपशमिक सम्यक था, इसमें हमने सारे कर्मों को दबा दिया था, मतलब सारे कर्मों को दबाया था, ठीक है, सारे कर्मों का उपशम किया, तो कोई सा भी खड़ा हुआ नहीं। मतलब अभी केवल गिनती याद रखना, जो 7 कर्म, उन 7 कर्मों को दबा दिया था, एक को भी खड़ा नहीं रखा था, तो हमने इसलिए इसको औपशमिक कह दिया। और ये जो औपशमिक सम्यक होता है पूरा शुद्ध होता है,
मतलब जैसे क्षायिक संयुक्त होता है ना शुद्ध, वैसा एकदम पूरा शुद्ध होता है औपशमिक संयुक्त। अब इसके बाद अपन ने क्षायिक संयुक्त किया, सॉरी क्षायक्षमिक संयुक्त किया। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें थोड़ी सी अशुद्धता आ जाती है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। कौन कौन से? चल मल अघाड़। हाँ किसका उदय याद है औपशमिक में? हाँ बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए औपशमिक संयुक्त है, औपशमिक के बाद अपना उदय आया क्षायक्षमिक संयुक्त का। अगर नहीं दिख रहा तो ऊपर आ सकते हो, ऊपर ये वहां पे बैठना, वहां पे बैठ जाओ जहाँ पे। औपशमिक संयुक्त है तो क्षायक्षमिक संयुक्त में थोड़ी सी अशुद्धता रहेगी। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमने सातों कर्म दबा रखे थे, इसमें से कोई एक कर्म उदय में आ जाएगा। अब कौन सा एक कर्म उदय में आएगा, तो वो है सम्यक्त प्रकृति। सम्यक्त देखिए कर्म प्रकृति है ना, तो कर्म प्रकृति उदय में आएगी तो कुछ हमारे अंदर कमी करने वाली है, मतलब अशुद्धता डालने वाली है। तो ये सम्यक प्रकृति क्या करती है, तो सम्यक प्रकृति ये तीन दोषों को खड़ा करती है। ध्यान से सुनना, सम्यक प्रकृति क्षायक्षमिक सम्यक तो नहीं करती, सम्यक प्रकृति क्षायक्षमिक सम्यक में ये तीन दोषों को उत्पन्न करती है। चल मल अघाड़, हाँ बस वैसे ही है ना, क्योंकि क्षय उपशम और साथ में एक जो देश घाती प्रकृति है उसका उदय भी रहता है। तो ये वो देश घाती प्रकृति है जिसका उदय रहता है। अभी वो सब छोड़िए है ना, वो अपन बाद में देखेंगे। इसका उदय रहता है इसलिए इसका नाम है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी तो सामान्य आप देखिए है ना, वो परिभाषा जब आएगी ना तब देखेंगे। दोबारा सामान्य देखिए, मिथ्यात्व औपशमिक हुआ, औपशमिक कैसा है, चौथे गुण स्थान में होगा, अंतर्मुहूर्त के लिए होगा। इसमें जो 7 कर्म प्रकृतियां उनको पूरी तरह दबा देता है, उनका पूरी तरह उपशम कर देता है और ये पूरा शुद्ध होता है। अब इसमें जब हमने 7 प्रकृति दबाई थी, इसके बाद 2 अवस्थाएं बन सकती हैं, या तो हम ऊपर जा सकते हैं मिथ्यात्व में, या तो उसी सम्यक को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम मिथ्यात्व में नहीं गए तो वो सम्यक आगे बढ़ेगा, तो वही सम्यक तब क्या नाम पाएगा, वही सम्यक का नाम पाएगा औपशमिक सम्यक, सॉरी क्षायक्षमिक सम्यक। सही है। अब ये क्षायक्षमिक सम्यक थोड़ा अशुद्ध होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सम्यक प्रकृति का उदय आया है। अब ये सम्यक प्रकृति क्या करती है, तो ये इसमें अशुद्धता उत्पन्न करती है चलमल अघाड़ दोषों के रूप में। हाँ वही श्रद्धा गुण में होगा। अब वो किस प्रकार से होता है वो तो अपन नहीं पकड़ पाते हैं। भाव दीपिका में इसके बारे में मतलब बहुत स्थूल लिखा है चलमल अघाड़ दोष के बारे में, जो अपन को लगता नहीं कि ये भी होगा, वो तो हमारे साथ पहले गुण स्थान में भी हो जाता है। अभी तो सामान्य आप मलिनता ही समझिए, बस ऐसा इसमें ज्यादा नहीं इसमें ज्यादा ऐसा विस्तार तो मिलता नहीं है, बस भाव दीपिका में थोड़ा सा आया है, पर वो भी बहुत बहुत स्थूल है ना। अपन को लगेगा ये तो हमारे साथ पहले गुण स्थान में होता है और उसको हमारे 5वें में बता रखा है, तो बहुत स्थूल है। इसलिए आप सामान्य समझिए कि ये तो केवल ही जानते हैं कि भैया इसमें कैसी अशुद्धता होती है, अपन नहीं जान सकते। बात आई समझ में? हाँ, ये 7 कर्म प्रकृतियां हैं जो दबती हैं। ठीक है, कर्म का उपशम हो जाता है, कर्मों का उपशम हो जाता है। नहीं, अगर 7 की 7 दबी हैं तो औपशमिक होगा। हाँ, और 7 में से एक उदय में आ गई ये वाली तो क्षायक्षमिक हो जाएगा। हाँ हाँ, यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया, किसका मिथ्यात्व का अगर उदय आया, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, और सम्यक प्रकृति का उदय आया तो नीचे क्षायक्षमिक को सम्यक को आगे बढ़ा देगा। हैं? हाँ 6 दबी है, 1 का उदय है सम्यक प्रकृति, वो बाद में देखते हैं, है ना। इतना आ गया समझ में अभी? हाँ पूछिए। हाँ, अब देखिए 7 कर्म प्रकृतियां वो दब जाती हैं पूरी तरह, उनका उपशम हो जाता है। अब जब 7 कर्म प्रकृतियां दब गई तो उसके साथ में जो हमारा सम्यक दर्शन हुआ था, वो सम्यक दर्शन एकदम शुद्ध होता है। आगे पीछे इस साइड से कोई पूछ ही नहीं रहेगी प्रश्न, क्यों? या 2 चीजें हैं, या तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ पूरा समझ में आ रहा है। पूरे शुद्ध हो गया? ऐसा नहीं बोला वो पूरा दबा देंगे यार। चलो नहीं
नेजरा तो तब होगी पे जब ग्रहण करेंगे। चलिए आगे देखिए, छायाक्षमिक सम्यक्त है। अब छायाक्षमिक सम्यक्त के बारे में हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे थोड़े से दोष उत्पन्न होंगे। अब ये जो दोष उत्पन्न है, देखो यार मेरे गले में दम नहीं है, इसलिए जब मैं बोलूं तो आप चुप हो जाया करो। मुझे बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता, आप कनिष्ठ वैश्य वाले छात्र नहीं हो, ठीक है। तो देखो ये अशुद्धता जो है छायाक्षमिक सम्यक्त में अशुद्धता उत्पन्न हुई, चलमलागाढ़ दोष, मतलब इसमें थोड़ी सी कमी है। पर हमें जब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए हमें एकदम शुद्धता चाहिए, मतलब पूरी शुद्धता होनी चाहिए। अब वो पूरी शुद्धता करने के लिए हम दो उपाय हैं, या तो हम छायिक सम्यक्त को प्रकट करें या तो दोबारा औपशमिक सम्यक्त को प्रकट करें। बात आ रही है समझ में? अभी हमने क्या किया था छायाक्षमिक सम्यक्त में कि 6 प्रकृतियों को जो दबाया था एक उदय में थी, मतलब मूल रूप से नाश किसी का नहीं किया था। बात आई नहीं समझ में? तो हमारे सम्यक्त में दोष भी था, पर हमें अभी और श्रेणी में आगे बढ़ना है तो उसमें पूरी शुद्धता चाहिए। तो ये जो अशुद्ध सम्यक्त था इसको शुद्ध करना है पूरा। तो शुद्ध करने के हमारे पास दो उपाय, क्या कि दोबारा से हम उन 7 प्रकृतियों को दबा दें, ठीक है, या तो उनको नाश कर दें। दो उपाय, मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनिएगा, कि या तो इन 7 प्रकृतियों को दोबारा से दबा दें। दोबारा से क्यों? क्योंकि एक बार तो हम यहाँ पे दबा चुके हैं, है ना, औपशमिक सम्यक्त में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोबारा से दबा दें या तो इन 7 का नाश कर दें। यदि हम इन 7 प्रकृतियों को दोबारा से दबाते हैं तो वो कहलाएगा द्वितीय उपशम, क्योंकि द्वितीय मतलब दोबारा और उपशम मतलब दबाया है, तो वो कहलाएगा द्वितीय उपशम सम्यक्त। और यदि इन्हीं 7 प्रकृतियों को हमने नाश कर दिया तो वो कहलाएगा छाया। एक एक करके हाँ पूछिए आदित्य। ऐसा नहीं होगा, वो बात दूसरी बात छायाक्षमिक से 2 रास्ते निकलते हैं। हाँ छायाक्षमिक से 2 निकलता है। पहले प्रथमोपशम होने पे दब गई और शुद्ध हुआ है। हाँ उधर पे उपशम और नाश। हाँ ऐसा बहुत जो औपशमिक भाव हुआ उसके बाद जब छायाक्षमिक में आया तो वो भी चौथे गुणस्थान में होगा या गुणस्थान बढ़ जाएगा? हाँ देखिए प्रश्न इनका ये है कि औपशमिक सम्यक्त है, तो औपशमिक से जब हमने छायाक्षमिक सम्यक्त किया तो गुणस्थान बढ़ जाएगा कि उसी गुणस्थान में रहेंगे? तो उसी गुणस्थान में रहेंगे, ठीक है। अच्छा ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए इनका प्रश्न है कि अभी हमारा द्वितीय उपशम और छायिक हुआ तो अब कौन सा गुणस्थान होगा, ये प्रश्न आया समझ में? तो देखिए ये जो है, ये जो औपशमिक छायिक है, ये तो चौथा, 5वां या 7वां, छठवें में सम्यक्त कहाँ होगा? डायरेक्ट प्रकट तो यहाँ पर होगा ना, फिर 6वें 7वें से गिर के 6वें में आएंगे, तो ये 7 दोनों इसमें होंगे। पर अब ये हम जो ये 2 भेद निकालेंगे द्वितीय उपशम और छायिक, तो ये वाला जो छायाक्षमिक सम्यक्त है जिसमें से 2 निकलेंगे, ये वाला छायक सम्यक्त नियम से 7वें में होगा। छायाक्षमिक हाँ, जब ये 2 भेद निकलेंगे। हाँ नहीं अभी गया नहीं है, अभी तो ये यहाँ पर है, मतलब 7वें गुणस्थान में जब छायाक्षमिक सम्यक्त होगा तो उस छायाक्षमिक सम्यक्त में से द्वितीयोपशम और छायक सम्यक्त निकलेगा। नहीं, चौथे में छायाक्षमिक हो सकता है पर चौथे में द्वितीयोपशम और छायक नहीं हो सकते। बात आ रही है समझ में? दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, दोबारा से देखिए सभी, है ना। ये जो औपशमिक सम्यक्त है, औपशमिक सम्यक्त में से छायाक्षमिक निकला, तो ये छायाक्षमिक सम्यक्त चौथे में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, 7वें में भी हो सकता है। पर जिस छायाक्षमिक सम्यक्त में से द्वितीयोपशम और छायक निकलेंगे वो वाला छायाक्षमिक सम्यक्त 7वें में ही होगा, ठीक है, 7वें के नीचे नहीं होगा। हाँ अब पूछो। चौथा वाला छायाक्षमिक सम्यक्त उससे कोई रास्ता नहीं है? हाँ नहीं, उससे छायक वाला रास्ता है, उससे छायक वाला रास्ता है। अच्छा प्रश्न, हाँ उससे छायक वाला रास्ता है, पर ये जो अब अपन श्रेणी के संबंध में देख रहे हैं इसलिए ये वाला रास्ता नहीं है। हाँ उसमें द्वितीयोपशम नहीं हो सकता।
चौथे वाले से जो है ऑप्शन वो मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी मेन ये है अपना प्रकरण, है ना। हाँ, जैसे किसी को आप समय दर्शन हुआ, फिर वह नियम से मिथ्यात्व में पहुंच जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है। यदि मैं बोल रहा हूँ ना सम्यक प्रकृति का उदय है तो औपशमिक में, छायाक्षमिक में चले जाएगा। यदि मिथ्यात्व का उदय आएगा तो मिथ्यात्व में जाएगा। तो अंतर्मूर्त में ये सातों प्रकृतियां दबी रहती है, शुद्धता बनी रहती है वो अंतर्मूर्त। नहीं, अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रोक सकते हैं। हाँ जैसे मतलब जब एक सातों का नाश होता था छाया हाँ फिर एक साथ होता होगा नाश। हाँ, एक साथ होता है। उसमें भी ऐसे ही है कि जैसे अपन ने नल खोल दिया तो नल में से अपन धीरे धीरे पानी निकालते हैं, तो वो नल तो हो गया अपना समय प्रकृति, ठीक है। आपको समझ नहीं है। देखो 29 नंबर का प्रश्न है, श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन होता है। सातिशय अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। दूसरा पॉइंट है, छायिक सम्यक्त्व अप्रमत्त मुनिराज उपशम अथवा छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, परंतु द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मात्र उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो, अविरल पढ़ो अगला प्रश्न। श्रेणी किसे कहते हैं? चारित्र मुनि के अनुसारबंदी चतुष्क बिना शेष 21 प्रकृतियों के उपशम व क्षय में निमित्त होने वाले जीव के शुद्ध भाव अर्थात वृद्धिगत वितरक परिणामों को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी के कितने भेद हैं? श्रेणी के दो भेद हैं, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। श्रेणी चढ़ने का अर्थ क्या अर्थ है? सातवें गुणस्थान से आगे मुनिराज क्रम से शुद्ध भावों को अर्थात वितरकता को बढ़ाते ही जाते हैं, इसी को श्रेणी चढ़ना कहते हैं। सातवें गुणस्थान से आगे वृद्धिगत वितरक परिणामों की दो श्रेणियां हैं, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी। प्रत्येक श्रेणी के 4-4 गुणस्थान होते हैं। उपशम श्रेणी किसे कहते हैं? उसके कौन कौन से गुणस्थान हैं जिसमें चारित्र मुनि की उपशामना के साथ वितरकता बढ़ती जाती है, उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये 4 गुणस्थान उपशम श्रेणी के हैं। प्रश्न, छपक श्रेणी किसे कहते हैं? उसके कौन कौन से गुणस्थान हैं जिसमें चारित्र मुनि की प्रकृतियों के क्षय के साथ वितरकता बढ़ती जाती है, उसे छपक श्रेणी कहते हैं। 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये 4 गुणस्थान छपक श्रेणी के हैं। चलो बैठो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट पढ़ो फिर सुनता हूँ मैं आप सबसे। महावीर अपनी कॉपी लाना, कॉपी लो। बढ़िया, डेट और डाला करो, है किस डेट को अपना पड़ा। शशांक कॉपी लाओ। मेरी गलती है क्या? मुक्तेश कॉपी लाओ। डेट और डालो, है यहाँ से
सुनील कॉपी लो। मैं आपको क्लास में लिखने का समय भी देता हूँ, आप उसमें भी नहीं लिखते हो। तो ये भी तो आज का ही है, रफ कॉपी में पुराना कहाँ है। मतलब आप सभी वही चाहते हो, बैठे बैठे पढ़ा दो बस, वैसे ही करेंगे। बैठो, लाओ कॉपी लाओ बाजू। क्या नाम है, क्या नाम है? पद्मराज। क्यों? पूरा करने की बात कहाँ होती, मुझे समझ में नहीं आता है। क्लास में अपन पढ़ रहे हैं, क्लास में लिखते रहो। ब्लैक नहीं है ब्लू से लिखो, ब्लू नहीं है पेंसिल से लिखो। मैंने कहा बोला ब्लू से ही होना चाहिए, पेंसिल से होना चाहिए। मैं तो आपको ये भी नहीं कहा एकदम सजा सजा के लिखो। इतना करो कि आप दोबारा पढ़ो तो आपको वो मैटर मिलना चाहिए, वरना फिर पराधीन होना पड़ेगा। भाई बुक दे दे, बुक दे दे, कॉपी दे दे। और मैं इतना भी नहीं इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ कि आप लिख ना पाओ। आज का कहाँ लिखा है आपने? बस फिर हर चीज बात बात में है। बैठो। क्या नाम है? आदित्य। क्या नाम? सहज के बाजू में सोहेब, सुमित। दिखाओ कॉपी। रफ दिखाओ। जाओ लेकर आओ। क्या कुछ नहीं है, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। पीछे क्या नाम आपके बाजू में? क्या नाम है? पॉज कर दो, करना हो तो। पॉज नहीं होता कि लाइव में? आवाज बंद कर दो बस।